सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन इस वीडियो में आईसीआर टेक्नीशियन की फर्स्ट शिफ्ट का जो आज पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी शिफ्ट के पेपर होंगे स्टूडेंट की मेमोरी के आधार पर इस चैनल पर डिटेल के आधार पर डिस्कस किया जाएगा। सभी का स्वागत है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो ये वैकेंसी है इसमें किस प्रकार का सिलेबस रहेगा और उसके बाद इसमें किस प्रकार का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेगा और पेपर का लेवल क्या रहेगा, कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो, सबसे पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे 25, उसके बाद मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे इसकी पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो बार बार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर इसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। उसके बाद में साइंस के इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन को आपको 1 घंटा और 30 मिनट में आपको हल करना। कुल मिला के 1 घंटा और 30 मिनट आपको 100 क्वेश्चन करने को मिले। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहता है कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें 100% नेगेटिव मार्किंग, यानी आप यदि एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/4 यानी 0.25 अंक आपके कट जाएंगे। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 100% आपको क्वेश्चन आंसर आ रहा है तो वही आपको टिक करने हैं। उसके बाद इसका सिलेबस क्या रहता है, उसका सिलेबस इसमें दे रखा है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। जीके का जो लेवल रहेगा उसमें जैसे कि आपका कोई भी करंट अफेयर्स का इवेंट है और जनरल पॉलिसी है और कोई इकोनॉमिक साइंस है या ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इनका रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स का जो भी पोर्शन रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। उसमें जैसे कि नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन जिसमें 2D 3D आता है, और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री जिसमें साइन थीटा कोस थीटा वगैरह, वो आपको टेबल याद है तो आप आसानी से कर लोगे। इस अपन वीडियो में देखेंगे कि जो आज पहला शिफ्ट हुआ है, आज जैसे कि 28 तारीख है, 28 तारीख का जो पहला शिफ्ट है उसका डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसा किस प्रकार क्वेश्चन का लेवल रहा है। उसके बाद स्टैटिक चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको बहुलक, माध्यम, मीन, मोड वगैरह ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद साइंस का पोर्शन इसमें अच्छा आया है। साइंस में बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपने 10th तक पढ़े हैं। उसके बाद सोशल साइंस में लगभग अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले सभी को ऑल द बेस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए आइए डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहले अपन देखेंगे कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करो। इस चैनल पर आपको साइंस के कम से कम आपको 30 से 40 वीडियो मिलेंगे जो आपको बेसिक साइंस क्लियर कर देंगे। तो जैसे आप इस चैनल पर जाओगे, सर्च करोगे चैनल साइंस चैनल अकेडमी, तो आपको कम से कम 30 से 40 वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया गया। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि आज का जो पेपर था उसमें साइंस के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि कैल्सीफेरोल किसका अन्य नाम है। कैल्सीफेरोल किसको बोला जाता है, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी यानी रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि मेथेन का अन्य नाम क्या है। मेथेन का अन्य नाम है मार्स गैस। यहाँ इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि CHO4 किसका नाम है, तो CHO4 मेथेन यानी इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था PN की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और इसको एक स्मोक के रूप में या धुएं के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, जिसका जो धुआं होता है प्रकाश रासायनिक धुंध के रूप में देखा जाता है। उसके बाद में पूछा गया था कि राना टीना ग्राना किसका दूसरा नाम है, यानी मेढक का अन्य नाम या साइंटिफिक नाम क्या है। तो मेढक का साइंटिफिक नाम है राना टीनी ग्रीना, मेढक का दूसरा नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मैत्रे फर्टिलाइजर या वृद्ध उर्वरक कौन कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम। नाइट्रोजन NPK जिसका रेशियो रहता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये तीनों रहते हैं जो वृद्ध उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे क्या होती है कि भूमि की जो उर्वरकता है वो होती है बढ़ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का कि जैव रासायनिक सिद्धांत किसने दिया था। जैव रासायनिक सिद्धांत दिया था वर्जिलियस। देखो, इतने क्वेश्चन से अपन को लग रहा है कि यदि अपन बेसिक जो अपन को जानकारी है उस हिसाब से अपन यदि पढ़ के जाते हैं तो अपन साइंस को हल कर लेंगे। उसके बाद पूछा गया था कि टेफ्लॉन क्या होता है। उसके बाद पूछा गया टेफ्लॉन क्या होता है। टेफ्लॉन होता है नॉन स्टिक बर्तन में जो काम लिया जाता है वो होता है टेफ्लॉन। यह पूछा जा सकता है कि नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं, और टेफ्लॉन के बने होते हैं, जिसका नाम होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन किसका नाम होता है, टेफ्लॉन का नाम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तांबा किससे मिलकर बना होता है। तो तांबा लेड और टिन से मिलकर बना होता है। यहाँ सोल्डर किससे मिलकर बना होता है, लेड और टिन। जैसे उसके बाद पूछा जा सकता है
कि पीतल किससे निर्मित होता है, तो जैसे कि उसके बाद जिंक और उसके बाद में तांबे से मिलकर बना होता है पीतल। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खनन में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। जब अपन खनन करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है जो वायुमंडल को दूषित करती है, वो होती है ऑक्सीमेथेन। ऑक्सीमेथेन CHO4 और O2, इसको दोनों को संयुक्त नाम बोला जाता है ऑक्सीमेथेन। अब अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि CH4O2 का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑक्सीमेथेन। क्या नाम है? ऑक्सीमेथेन, जो खनन में प्रयुक्त होने वाली गैस है। उसके बाद ये काफ़ी एग्जाम पूछा गया था कि लाफिंग गैस क्या होती है, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है या इसका रासायनिक नाम क्या होता है। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O। इसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो 28 तारीख की पहली शिफ्ट में एग्जाम वाला, उसके स्टूडेंट की मेमोरी के बेस्ट पर एक क्वेश्चन है। यदि इसमें से किसी को लग रहा है कि सर और भी क्वेश्चन थे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी आने वाले शिफ्ट में एक अनुमान के आधार पर पढ़ाई करके देख सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसका हृदय 3 चैम्बर का होता है, 3 पलियाँ किस जानवर के हृदय में होती है, तो जो उभयचर होते हैं उनके जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर का होता है। उसके बाद में बोला गया है कि बोमन कैप्सूल कहाँ पाई जाती है, तो हमारी जो किडनी होती है उसमें बोनोन कैप्सूल पाई जाती है। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपकी बायो अच्छी है तो आप बायो और बेसिक केमिस्ट्री अच्छी है तो आप साइंस के क्वेश्चन इजी वे में हल कर सकते हो। उसके बाद पूछा गया था कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। यहाँ एलपीजी का जो गैस होती है वो कौन सी गैस एलपीजी मिलती है, हमको मिलती है प्रोपेन और ब्यूटेन। यहाँ एलपीजी गैस है वो किन घटकों से मिलकर बनी होती है, वो होती है प्रोपेन ब्यूटेन। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सीएनजी के मुख्य घटक कौन से होते हैं, सीएनजी के मुख्य घटक कौन से होते हैं, जो आपको अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होती है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी होती है कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद गोइटर, गोइटर क्या होता है, जो घेंगा रोग होता है, जो हमारे गले के अंदर आयोडीन की कमी से, वो होता है गोइटर। उसके बाद पूछा गया था कि मलेरिया, मलेरिया जो बीमारी है वो किस कारण होती है, वो होती है मादा एनाफ्लिज मच्छर के कारण। और इसको सही करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, वो होता है क्लोरोफिन। कौन सी? क्लोरोफिन। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफ्लिज मच्छर। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा, आपको याद क्या रखना है कि मलेरिया रोग मादा एनाफ्लिज मच्छर के कारण होता है, ना कि एनाफ्लिज मच्छर के कारण। और इसकी जो सही करने के लिए दवा होती है वो होती है क्लोरोफिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट जो एक जहरीली गैस है, इसका सबसे पहले रिसाव कहाँ देखा गया था? भोपाल गैस त्रासदी में। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 में। पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसाव हुई थी, तो हुई थी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब देखी गई थी, वो देखी 2 दिसंबर 1984। इसमें जो वाहिद गैस थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस तरह से ये जो बेसिक क्वेश्चन है नॉर्मली, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि 10th लेवल का स्टैंडर्ड रहा, तो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो पास में जो बेल आइकन है वो दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। और जो आने वाली शिफ्ट है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल रहा है और आपका कितना सेफ स्कोर, वो भी आपको जब सारी शिफ्ट हो जाएगी वहाँ मैं बताऊँगा। उसके बाद पूछा गया था कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो यूरिया जैसे कि ये हो गया NH2CO NH2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये इसको कब खोजा गया था? प्रयोगशाला में खोजा गया पहला रासायनिक पदार्थ कौन सा है, तो ये भी यूरिया किसने खोजा था? फ्रेडरिच होलर ने। और कब खोजा गया? 1926। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि MRI की फुल फॉर्म क्या है। MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो अपन करवाते हैं कि MRI करवाई, तो वही होती है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी साइंस का है। पूछा गया था कि क्लोरोफॉर्म क्या होती है। क्लोरोफॉर्म होती है इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है CHCl3, CHCl3। या इसको IUPAC नाम पूछा जा सकता है, तो ट्राई क्लोरोमेथेन। क्या होगा? ट्राई क्लोरोमेथेन, IUPAC नाम पूछा जा सकता है। ये क्या होता है? ये निश्चेतक होता है। यदि ये सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में क्रिया कर लेती है तो इसमें से एक जहरीली गैस स्रावित होती है, वो होती है फोस्जेन गैस। यहाँ से बेसिक जानकारी पूछी जाती है कि यदि क्लोरोफॉर्म सूर्य की उपस्थिति में क्रिया करती है तो कौन सी गैस स्रावित करती है, वो होती है फोस्जेन गैस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक्स ज़रूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता है कि हमारे द्वारा जो विद्यार्थियों की जो मेमोरी बेस्ड पे जो क्वेश्चन हमने विद्यार्थियों को बताए हैं तो वो विद्यार्थियों को पसंद आ रहे हैं, ताकि हम अगली वाली जितनी भी शिफ्ट है वो भी विद्यार्थियों के बारे में ऑनलाइन उनको बता सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल के लिए एंटीबैक्टीरियल कौन होता है। जल के लिए एंटीबैक्टीरियल, जब आप देखते हो कि आपके जो
नल वगैरह होता है उसमें जब आप पानी पीते हो तो कभी कभी उसमें क्या सुगंध आती है, तो किस कारण होती है? वो क्लोरीन गैस के कारण होती है। वो क्या करती है कि जो जल के अंदर कुछ बैक्टीरियल होते हैं उनको मार देती है, इस कारण वो खुशबू आती है। वो किसकी आती है? क्लोरीन गैस की आती है। और ये क्या काम, इसको भगाने के लिए किसका काम उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जल के एंटीबैक्टीरियल भगाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस या पराबैंगनी किरणें। उसके बाद पूछा गया है कि एक रासायनिक फॉर्मूला पूछा गया है। जब आप IUPAC नाम पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर जब सिलेबस मेंशन किया तो उसमें सब बेसिक लिखा हुआ था कि बेसिक केमिस्ट्री। उसमें जैसे पूछा गया था कि सॉलिड, नॉन सॉलिड, यानी धातु है, धातु, उपधातु। और उसके बाद देखा गया था कि फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें बायोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं जो अपन 10th क्लास तक पढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया था ये जो एथिल एल्कोहल है ये C2H5OH, जैसे कि इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ आता है, OH लगता है तब O आता है, तब इसका नाम पड़ गया एथिल एल्कोहल। इसको यहाँ शॉर्ट में बोलते हैं एथेनॉल। उसके बाद पूछा गया था कि RBC का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, और इसमें क्या केंद्रक होता है? इसमें केंद्रक नहीं होता है, और इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जाम पूछा जाता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 डेज का। ठीक है। अब जैसे यदि आपके शरीर में कोई अनावश्यक तत्व घुस जाता है तो आप देखते हैं कि उसमें किसकी संख्या बढ़ जाती है। यदि आपको जी घबराहट जाता है तो उसमें किसकी संख्या बढ़ती है? वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। यदि आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि उसमें WBC की वाइट बेल सेल उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो अपन को क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ अनावश्यक तत्व घुस जाते हैं। उसके बाद पूछा गया था चन्ना बीमारी किस में होती है? चन्ना बीमारी, यहाँ चन्ना से बीमारी होने वाली कोई एक बीमारी का नाम बताओ, होती है विलट। उसके बाद पूछा गया था कि मिलेमाइसिन, ये जो बीमारी होती है किस में होती है? ये होती है धान में, और ये वायु प्रदूषक होता है। किसका होता है? मेथेन। जो धान से वायु प्रदूषक होता है उसमें कौन सी गैस स्रावित होती है? वो होती है मेथेन होती है। आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए, उसमें अपन GK, मैथ सारे और SS के चारों पेपर का अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूछा गया था कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब जो मैंने शुरुआत में मेरे जो साइंस के वीडियो बताए थे उसमें मैंने सब ये जो वर्ड होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें सारे बता रखे हैं कि लॉजी का अर्थ क्या होता है, जैसे कि साइटो का अर्थ क्या होता है, तो ये सारे बता रखे हैं। तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके उनको आप एक बार जरूर पढ़ो। उसके बाद पूछा जाएगा कि कोशिका का अध्ययन किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। उसके बाद पूछा जाएगा कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है साइटोलॉजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टीग्रेन स्टेट, यानी ये कि वो कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पर बहुत सारे धान एक साथ उत्पादन किए जाते हैं? वो है हमारा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है UP। उसके बाद पूछा गया था कि DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब जो यदि RNA DNA वगैरह होते हैं, RNA का हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड और DNA का होता है डी राइबोक्स न्यूक्लिक। इस तरह से ये विद्यार्थियों के मेमोरी बेस्ड पर साइंस के क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं कि GK के क्वेश्चन किस प्रकार के थे। GK के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको बेसिक आ रहा है, यदि आपने 10th तक NCERT पढ़ रखी है तो आप आराम से GK के क्वेश्चन कर सकते हो। देखो दोस्तों, यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करते हैं। हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें द्वारा की गई मेहनत बच्चों को पसंद आ रही है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? और राष्ट्रपति से। यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि हमें आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल पढ़ने जाते पढ़कर जाना। उसके बाद पूछा गया बंदारघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक। उसके बाद मानस नेशनल पार्क कहाँ देखा जाता है? असम में। उसके बाद देखा गया कि कालबेलिया नृत्य कौन से राज्य में फेमस है? जो विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल है वो होता है कालबेलिया किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। कब है? राजस्थान। अब आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इसको यूनेस्को लिस्ट या वर्ल्ड हेरिटेज में कब इसको शामिल किया था कालबेलिया नृत्य। उसके बाद पूछा गया था कि 338 आर्टिकल किससे संबंधित वो होता है? SC ST कमीशन से। ठीक है, 338 आर्टिकल। उसके बाद पूछा गया कि आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? आर्टिकल 40 है राइट टू वर्क, मतलब सबको कार्य करने का समान अधिकार होता है। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ यानी आपको जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21। उसके बाद पूछा गया था कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो भारत के पहले थे वो थे हीरालाल जे। उसके बाद पूछा गया था भूटान के PM कौन थे? तो भूटान के PM है लेट्रो टी शोरिंग। देखो इसमें आपको मेंशन कर रखा है SS में कि आपके जो भी पड़ोसी देश हैं वहाँ की आपको पॉलिटी पूछी जाएगी। उसके बाद पूछा गया था कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अब्दुल कलाम आज़ाद की फेमस किताब कौन सी थी, जो हर एग्जाम पूछी जाती है। उसके बाद पूछा गया था कि OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो होता है ऑस्ट्रिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया। उसके बाद पूछा गया है कि आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? आर्टिकल 16 है कि पद पर नियुक्ति के संबंध में। अपन कोई भी यदि आप सिलेक्ट होते हो गवर्नमेंट जॉब में
तो उस पर जो नियुक्ति होगी राज्य में तो वो कौन से आर्टिकल के तहत दी जाएगी, आर्टिकल 16 के तहत दी जाएगी। उसके बाद पूछा गया कि भारतीय मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो NV रमन्ना। उसके बाद फर्स्ट थे हीरालाल JK। उसके बाद पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है, तो APJ अब्दुल कलाम। किसकी है, APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद पूछा गया कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर। ये सारे जो क्वेश्चन है जो विद्यार्थियों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद पूछा गया कांसे की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर देखी गई है, यहाँ जो बाहर के देश से लाई गई उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, वो किया गया है दिल्ली म्यूजियम। ये कांसे की मूर्ति कब की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की थी। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुए थे, 1992। सबसे पहले कब मिले थे, 1992 मिले थे। और किसको मिले थे, विश्वनाथ आनंद को। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नया नाम क्या कर दिया है, तो नया नाम कर दिया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद अब उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार मिले हैं इसमें कौन से ऐसे क्रिकेटर खिलाड़ी थे जिनको ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, मिताली राज। कौन थे, मिताली राज। बाय बाय कोरोना ये पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर CSR। किसकी है, CSR। उसके बाद आर्टिकल 76 तो ये होता है अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। 76 तो छत्रपाल था, जिस तरह से अपन याद कर सकते हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। उसके बाद माउंटेन मणिपुर, ये जो नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद देखा गया अच्छा क्वेश्चन है कि जो पॉपुलेशन जनसंख्या से है कि जनसंख्या वृद्धि दर से कितनी रही है, तो 17.64% जनसंख्या वृद्धि दर रही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये क्वेश्चन थे GK। उसके बाद अब आगे देखते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो भी बेसिक थे। अब देखो पहला क्वेश्चन था कि 3.36 बार माइनस, देखो बार का अर्थ क्या होता है कि ये संख्या कंटिन्यू इसी तरह से जाएगी 363, इसलिए इसको क्या कर दिया, बार लिख दिया। उसके बाद 2.05 बार प्लस 1.33 बार, जैसे सबके ऊपर बार है तो अपन जैसे सिंपल एडिशन करते हैं उसी प्रकार से अपन एडिशन कर सकते हैं। जैसे अपन प्लस की चीज़ प्लस के साथ जोड़ दी और माइनस की अलग कर दी। जैसे 3 और इन दोनों को जोड़ा तब आ गया 4.69 माइनस सब्सट्रैक्ट हो गया 2.05 बार। जैसे इन दोनों को लग गया तो इसका आंसर आ गया 2.64 बार। ये जिस ऑप्शन में सही था ये क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि sin 30 sin 45 अपॉन sin 60। इसी से आपको क्या लगता है कि जैसे साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, ये जो 6 टेबल है, 6 टेबल यदि आपको याद है, जैसे उसमें जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आपको पुट करनी है और आपको दोनों को सोल्व करके हल करना है। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ इधर आगे पीछे हो सकता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे करने हैं, सबसे पहले क्या करना है, साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक। जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, जैसे कोस का सेक, जैसे टेन का कोट। इस तरह से सारे एक दूसरे सिमिलर होते हैं। और आप ये टेबल 10th की क्लास में मैथ की बुक है उसमें दे रखी, वो आप टेबल याद कर सकते हैं, जिसके आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, क्यों यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपन बेस क्या मान सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आपको जो सिलेबस था उसमें मेंशन कर रखा है कि आपको 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको CI और SI में यदि 2 वर्ष का अंतर दे रखा है और आपको यदि मूलधन पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, इसमें देखो रेट दे रखी है 4%, वर्ष 2 वर्ष दे रखा है, CI और SI का अंतर 16 दे रखा है, और यदि मूलधन पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि डी मतलब होता है डिफरेंस किसमें, CI और SI में 2 साल का, अपॉन P मतलब प्रिंसिपल, R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इसमें यदि जो वैल्यू दे रखी है अपन पुट कर लेंगे। डिफरेंस दे रखा 16, P मतलब पूछा गया है, और R का मतलब 4 हो गया, और 100 इन दोनों का होल स्क्वायर किया, 4 का हो गया 16 कैंसिल हो गया, और 100 का हो गया 10,000। इस तरह से मूलधन आ गया 10,000, जिसमें ऑप्शन 10,000 था वो इसका सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इंटरेस्ट दे रखी है 4%, किस्त दे रखी है 6,760, और किस्त 2 वर्ष की किस्त दे रखी है, 2 किस्त बराबर, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और आपको प्रिंसिपल पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, 4% मतलब होता है 4/100 मतलब 1/25, ये कर लिया। अब उसके बाद प्रिंसिपल, और उसके बाद प्रिंसिपल के बाद आपको इंटरेस्ट पे किया कितना, तो जैसे पहले 25 था, उसके बाद कितना हो गया 26 हो गया 26। अब उसके बाद जैसे आपको बोला गया है कि आपको जैसे इन दोनों का 2 बार, क्योंकि 2 किस्त बराबर है, तो जैसे 25 × 25 तो हो गया 625, उसके बाद 26 × 26 776। अब उसके बाद इसने दे रखा कि किस्त कितनी है, किस्त कब हो जाएगी कि पहले अपन जैसे इंटरेस्ट देंगे तो ये हो जाएगी किस्त आ जाएगी 6,760। 6,760 कैसे आई, तो इसमें 676 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6,760 आ गया। ठीक है, अब जैसे आप 625 और इन दोनों को जोड़ेंगे तब आ जाएगा 1275 आएंगे, 1275 आएंगे, इसको ऐड किया तब कितना आया 6,760 आया, इन दोनों का इंटरेस्ट किया किस्त का। ठीक है, अब जैसे आप इन दोनों का
10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा 12,750, ये हो जाएगा अपना मूलधन। तो ये जैसे ऑप्शन में दे रखा होगा 12,750, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको दे रखा होगा कि x + 1/x = 2। अब इस क्वेश्चन को दो प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। इसमें दे रखा कि x + 1/x = 2, तो आप पुट कर सकते हो मान किसका x बराबर 1 रखो तो 1 + 1/1 हो जाएगा 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। सेम वैल्यू इसमें x में रखो 1/99 + 1/1/99, तो क्या होगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, इसका मान भी 2। कितना हो जाएगा, x बराबर इसका मान आ जाएगा 2। अब देखो हल कैसे करते हैं। अब आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा है 8वीं क्लास में, क्या होता है कि a² + 2ab + का b²। ये इसमें आप जैसे रखोगे, अब जैसे यहाँ पर आप x का मान रखो a की जगह और b की जगह 1/x रखो, जैसे आप सोल्व करोगे ये आपको इक्वेशन प्राप्त होगी। और उसके बाद इक्वेशन प्राप्त होगी, जितनी आप घात लगाओगे इस हिसाब से आप बराबर रख देना और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सभी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी sin cos tan का दे रखा है कि sin 30 sin 60 - cos 30। अब तो sin 30 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2। देखो 1 - का 1 + का दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन सेम दे रखा है कि x + 1/x = 3। अब जैसे आप रखोगे तो आप देखो x + 1/x = 3 रखो, तो मैंने क्या बोला आपको फॉर्मूला याद रखना, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/x का होल स्क्वायर - 2। अब इस पूरे का मान यहाँ पर दे रखा है 3, तो जैसे आपने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 और उसके बाद -2 कैसे आ जाएगा, तो जैसे ये लिखा है a² + b² + 2ab। जैसे आप इधर जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, a b कैसे आ जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो x × 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, तब पीछे क्या बचेगा 2। इसलिए ये -2 किया तो 9 - 2 बराबर आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। कितना बोलो, 7। ठीक है। अब उसके बाद दे रखा है कि tan a = 1/3 दे रखा है, cos b = 1/2 रह जाएगा। उसने बोला कि a + b का मान क्या होगा। जैसे आप a का मान निकालोगे, जैसे आप इधर पक्षांतरण करोगे तो आ जाएगा tan 1 कोष्टक में 1/√3। ये किसका मान होता है, तो ये होता है tan 30 का मान। अब आपको पता है कि cos b = 1/2 कब होगा, तो b = cos 1 1/2, ये किसका होता है, तो cos 60 का मान होता है। तो b का मान आ गया 60, a का मान आ गया 30, तो a + b का मान हो जाएगा बिना समझा बोले 90 डिग्री। ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे आप देखो जितना हो सके मैंने मेमोरी बेस पे क्वेश्चन लाएगा, और जितना आपको मैं समझा सकूँ उतना मेरे हिसाब से मैं समझाऊंगा, और आपको मैं आगे वाले जो फ्यूचर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मेरे हिसाब से आपको समझा दूंगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया cos 1, cos 0, cos 1, cos 2 डिग्री, इस तरह से cos 100 डिग्री का मान क्या होगा। अब आपको पता है कि cos 0 का मान तो 1 होता है, लेकिन cos 90 का मान 0 होता है, तो पूरी इस चीज़ का मान हो जाएगा 0। बिना कुछ सोचे समझे यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी तो इसका मान क्षण भर पल भर में 0 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में दे रखा कि sin स्क्वायर 15 + sin स्क्वायर 75 डिग्री, ये इसका मान आपको हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 पद दे रखे हैं 0.25, 0.1, 0.125। अब इसमें बोला गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा। अब देखो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यदि आपको इस प्रकार के पद दे रखे हो, अब देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे। अब देखो 0 हटाने के लिए 25/100 किया, 0.1 आया तो 1/10 किया, 125 से 1000 किया। यदि आपको एलसीएम पूछे, यदि आपको भिन्न अंश बटे हर में दे रखा हो तो सबसे अंश दे रखी उसका एलसीएम निकालो, जो हर दे रखा उसका एचसीएफ निकालो। ये कब, जब एचसीएम बोलो एलसीएम। यदि आपको एचसीएफ बोला जाए तो एचसीएफ का कैसे निकालोगे, यदि आपको अंश बटे हर दे रखा, जैसे 2/3 दे रखा है तो आप इस क्या करोगे, और उसके बाद यदि 3/4 दे रखा है तो आप ऊपर वाले अंश का एचसीएफ निकालोगे और हर वाली का क्या निकालोगे, एलसीएम, जब आपको एचसीएफ दे रखा हो। और जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली अंश का एलसीएम निकालोगे और नीचे वाली का एचसीएफ निकालिए, दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पूछा गया कि एलसीएम किसका, 25/100, 1/10 और 125/1000। एलसीएम मतलब अंश का आप निकालो एलसीएम, हर का निकालो एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसी कौन सी संख्या है जो इस सब में भाग दे सकती है, सब में भाग जा सकती है। देखो 25, 1 और 125 में लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब कॉमन वैल्यू, अब उसके बाद दे रखा है कि 25, 1, 125, इसका एलसीएम हो जाएगा 125,000, 100 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा 10, तो इसका मान आ जाएगा 12.5। 12.5। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। अब उसके बाद में
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि किसी को नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 3 भिन्न दे रखी है कि 7/12, ठीक है। उसके बाद दे रखी 2/3, 3/8। इसमें बोला कि छोटी भिन्न, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि बड़ी भिन्न या कौन सी भिन्न, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे। अब देखो पहली भिन्न दे रखी है 7/12, दूसरी दे रखी 2/3। अब क्या करो, आपको वज्र गुणा करना आता है, वज्र गुणा करना आता है सर, कैसे कि 7/12, ठीक है, 2 भिन्न, दूसरी है 2/3 भिन्न। अब क्रॉस गुणा करो, ठीक है। क्रॉस गुणा कैसे किया, तो 7/3 7 या 21। अब देखो बार 2 24 12 दिया 36, तो जो अब ये 12 2 24 हो गया, ठीक है। 12 2 24 7 या 21। अब जो बड़ी भिन्न होगी उसको आप नेगलेक्ट कर दो, जैसे 2/3 इनका हो गया बड़ा मान, क्योंकि आपने पूछी छोटी भिन्न, तो 2/3 को कैंसिल करो। अब उसके बाद अगली भिन्न कौन सी बनती है, 7/12, 7/12 और 3/8। अब सेम क्रॉस गुणा करो, 7 और 8 56 हो गए, 12 2 24 12 हो गए 36। जो छोटी संख्या आएगी गुणा करने पर वो हो जाएगी अपनी छोटी बिंदु 3/8। अब मान लो बड़ी भिन्न पूछे तो बड़ी भिन्न पूछेंगे, अब 2/3 रहेगी और 3/8 रहेगी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2/3 और 3/8 तो बड़ी भिन्न भी ये हो जाएगी, ठीक है। अब छोटी भिन्न इसका पूछा गया तो छोटी भिन्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3/8 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि वन माइनस कोस ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है तो आप इजी वे में कर सकते हो, किसी का भी एक मान पुट करो। कैसे मान पुट करेंगे कि ए का मान रखो और ए का मान 90 रखो। जैसे ए का मान 90 रखोगे, अब मैंने क्या बोला वो टेबल याद रखोगे तो आप आराम से चुटकी में क्वेश्चन हल कर सकते हो। अब क्वेश्चन पूछा गया तो 1 माइनस कोस ए साइन ए का मान रखो। कोस ए का मान होता है कोस ए मतलब कोस 90 मतलब हो गया 0, साइन ए मतलब साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 माइनस 0/1 तो इसका मान आ जाएगा 1, ठीक है। एक जिस ऑप्शन होगा वो इसका सही है, करेक्ट आंसर रहेगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्गमूल 0.09 का मान क्या था। वेरी लघु क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जैसे अब मैंने क्या बोला, दशमलव आ रहे, जितने दशमलव आ रहे हैं उसके बट्टे में उतने 10 से गुणा कर दो। देखो कितने आ रहे हैं तो 9 दशमलव कितने आ रहे हैं तो 2 1 0 0। अब इसका वर्गमूल निकालना है। 3 का वर्गमूल आपको आता है तो होता है 9 का वर्गमूल 3 100 का 10। अब जैसे ये बार आएगी तो 3/10 मतलब 0.3। अब इससे क्या ज्ञात होता है कि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल, 1 से लेकर 20 तक आपको घनमूल, 1 से 30 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, जो आपको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ईजी रहेगी। यदि दोस्तों आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और इस जो वीडियो बनाए इसको आप शेयर जरूर करें। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन यूनिट डिजिट से पूछा गया है कि यदि 8 की घात 1/24 है, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। कैसे याद करना है, सिंपल देखो। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि 1024। अब 1024 यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले 4 का भाग दो। 4 का भाग दिया तो 4 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1024 में आप किसका भाग दो तो गए 4 का, कितना आया तो गए सर 2 टाइम गया 8 आया, ठीक है। 8 आया, पीछे क्या रहा 22, कितना रहा 22। अब 22 में 5 हुआ, भाग बाहर गया 20 और पीछे क्या रहे 2 और उतारे 8 तो आ गया 8। अब देखो उसमें सेंसपल कितना रहा 0। अब जिसमें यदि सेंसपल 0 रहेगा तो उतनी आप इसके ऊपर घात लगा लो। सेंसपल 0 तो अब देखो इसकी घात आ जाएगी 4। 8 की घात 4 मतलब आ जाएगा जैसे आपको 8 का वर्ग क्यूब, और जैसे आपको 4 घात निकालो तो आएगा 4 4 6 तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा 6। इस तरह से मेमोरी बेस्ड पर काफ़ी क्वेश्चन जो हमने किस किस के डिस्कस किए, देखो मैथ के क्वेश्चन किए काफ़ी डिस्कस, उसके बाद हमने जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके बाद साइंस के डिस्कस किए। अब देखो यहाँ से अपन को एक चीज़ मिलती है कि यदि आपने साइंस के अभी तक आपको लगता है कि हमारा बेसिक कमज़ोर है तो आप इसमें सारे वीडियो आप देख सकते हो और मेरे प्लेलिस्ट बना रखी है। अब यहाँ से आपकी एक बात क्लियर होती है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्वेश्चन का लेवल था सिंपल टू मॉडरेट, सिंपल टू मॉडरेट, न ज़्यादा सिंपल था न ज़्यादा हार्ड था, मतलब सिंपल टू मॉडरेट। मान लेते हैं कि जो बच्चा जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है वो आराम से इस पेपर को हल कर सकता है। अब यहाँ से याद यह रखनी है कि आपको मैथ के क्वेश्चन हल करने हैं तो सबसे पहले आपको साइन कोस टेन कोट और सेक कोस ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक आपको न्यूमेरिक सिस्टम याद होना चाहिए और उसके बाद आपको यूनिट मेथड याद होना चाहिए। और साइंस में आपको बेसिक जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैं वो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इस तरह से ये अपन पहली शिफ्ट के क्वेश्चन हल किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।